वेलकम टू हिंद डिफेंस एकेडमी। जैसे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, हमारा स्टूडेंट था आयुष, उसने नेवी को क्लियर किया था, फाइनल ज्वाइनिंग उसकी है मार्च में। फिर दोबारा मौका ऐसा मिला हमको, हमारा एक और स्टूडेंट अजीश, इसने एयरफोर्स क्लियर किया है और फाइनल ग्रीन कार्ड इसके हाथ में है और सिलेक्शन इसका कंफर्म है, क्योंकि वाई ग्रुप है इसका और अच्छे नंबर है, 41 के आसपास नंबर है, तो मतलब नहीं कि रुकेगा। तो मुझे जरूरी लगा कि इसको बैठाएं, पूछे बच्चे की कितनी तकलीफ हुई, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, ताकि जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं आपको इससे फायदा हो। तो फालतू समय को नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग और आपको सीधे बात कराएंगे हमारे जो विद्यार्थी हैं अजेश कुमार। तो चलिए डायरेक्ट होते हैं अजेश से। अजेश, वेलकम टू हिंद डिफेंस एकेडमी। ये वेलकम तो तुम्हारा बहुत पहले हो चुका है ना, लेकिन आज एक अलग सी खुशी, अलग वेलकम, क्योंकि कुछ समय बाद तुम हमको छोड़ करके और भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा प्रदान करने जा रहे हो। यस सर। बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, स्पेशली हमारे लिए, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए। तो उम्मीद करूंगा ऐसे खुशी के पल हर बच्चे के साथ है। और बेटा, मैं ये चाहूंगा कि ये जो एयरफोर्स सिलेक्शन आपका हुआ, इससे पहले एक वीडियो भी आपने बना के दी है, हमने उसको डाल दिया है, लेकिन फिर मैं चाहूंगी बच्चों को हम लोग समझाएं, है ना, कि एयरफोर्स की जॉब को बहुत ज्यादा टफ लोग मानते हैं, कोई कहता नहीं सर बहुत इजी है। तो हकीकत आप बताइए, एज अ स्टूडेंट, एज अ आपने सिलेक्शन आपका फाइनल हो चुका है, तो आपके हिसाब से ये कैसा रहा ना, इस बातों को हम लोग चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, लेकिन सवालों को मैं एक लेयर पे लेके चलूंगा। पहले चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, संक्षिप्त परिचय, और अपने माता पिता के बारे में, और स्पेशली मैं ये इस तरीके से चाहूंगा जैसे आपको एयरफोर्स के जो फेज 2 का डीडी सेक्शन था उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है ना, तो वो उस पैटर्न में मुझे आप अपने बारे में पहले बताएं। Jai Hind everyone, my name is Ajesh Kumar. I hail from Patna, Bihar. Patna is famous for birthplace of Guru Gobind Singh. Dear friends, I have passed my 12th in 2021 and now I am pursuing a BSc from Patliputra University. There are 5 members in my family. My father, Mr. Rajesh Kumar, is a businessman, and my mother, Mrs. Lalti Devi, is dedicated to housemaker. I want to join Indian Air Force because it gives me adventurous and disciplined life. चलिए देखिए, आपने ये एक चीज दिखाना इसका, इसने अपने बारे में बता भी दिया। और बच्चों, फेज 2 के अंदर ये पार्ट होता है इंटरव्यू का सेशन, इसमें 60 सेकंड्स मिलते हैं, है ना, उसमें आपको अपने बारे में बताना है और जो जीडी का रिलेटेड टॉपिक होता है उसके बारे में बताना है। तो एक बड़ी काम की बात आपको मिल गई है ना। चलिए इसके आप आगे चलते हैं। हमको ये बताइए कि आपके मन में एयरफोर्स ज्वाइन करने का ख्याल कब आया? सर, जब मैंने 12th अपना पास आउट किया था तो उस टाइम सर कोविड का दौर आ गया था। फिर उस टाइम मेरा तो पहले से एम था सर इंजीनियरिंग करने का, कोई प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने का। फिर कोविड के दौरान ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे गांव में एक भैया है जो भी इंडियन नेवी में है, वो करीब 8-10 साल से है। तो मतलब पापा का भी सपना था कि मतलब एक बेटा मतलब डिफेंस में जाए। तो मेरा वही था सर, छोटा भाई अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मतलब हम आगे बढ़ के बोले कि हम डिफेंस का तैयारी करेंगे। और सर दिक्कत तो काफी आई पहले फेज में, सेकंड फेज में भी। ये बताइए, आपके घर में आपसे पहले भी कोई डिफेंस एक्टर्स में? कोई नहीं है सर। दादा तक कोई नहीं है? कोई भी नहीं, यानी कि आप सिंगल पहले शख्स हैं जो इंडियन डिफेंस सेक्टर, स्पेशली आपको एयरफोर्स को सेवा प्रदान कर रहे हैं। yes. तो थैंक्स टू योर मदर, फादर, है ना, उन्होंने एक बेटा देश के सपुर्द किया, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक हमने जाना कि कैसे इन्होंने प्लान किया एयरफोर्स में आने का। घर में इनको कोई नहीं था, फिर भी ये पहले शख्स बने जिसने डिफेंस सेक्टर्स को चुना, और चुना ही नहीं, अपने उस निर्णय को पूरा भी किया, है ना। जो डिसीजन इन्होंने लिया उस डिसीजन को फाइनल फुलफिल किया। तो बच्चों, हमेशा मैं कहता हूँ ना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लेते हैं ना, तो लोग कहते हैं मेरा निर्णय गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। निर्णय तो निर्णय होता है ना। अब वो गलत होगा ये सही है, डिपेंड आप पे करता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है अजीश, इन्होंने निर्णय लिया कि भाई मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा और मैं डिफेंस सेक्टर से चुनूंगा। तो इस निर्णय को इन्होंने अपनी मेहनत से सफल किया, तो आज इनका ये निर्णय सही हो गया। सबके बड़े भाई, सही डिसीजन आपने लिया था। तो आपके लिए भी डिसीजन जो मर्जी लीजिए, लेकिन अपने उस डिसीजन के ऊपर जी जान से लग जाइए, ताकि आपको डिसीजन बिल्कुल सही साबित हो। चलिए आगे चलते हैं। अजेश, आपकी
पढ़ाई क्या आपने बीच में स्टॉप कर दी 12th के बाद, या फिर आपकी पढ़ाई 12 ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू जारी है? अभी ग्रेजुएशन कंटिन्यू जारी है सर। ग्रेजुएशन वेरी गुड। तो मैं ये चाहूँगा, आप पहले गांव पर रहते थे या पटना में रहते थे? 12th तक 10th तक तो मैं गांव में रहा हूँ। ठीक है। 12th करने के लिए पटना आया हूँ, फिर बीच में कोविड लगा, फिर गांव भी गए, 1.5 साल तक गांव रहा, फिर उसके बाद फिर पटना वापस आया। तो जैसे आपने प्लान किया कि भाई मुझे एयरफोर्स चुनना है, हाँ? यस सर। तो उसके बाद आपने क्या कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, वो बताइए। सर 12th कंप्लीट होने के बाद सर पापा ही यहाँ पे लेके आए थे हिंद डिफेंस एकेडमी में। अच्छा, चलिए हिंद हाँ। डिफेंस एकेडमी लेके आए, हाँ वो तो याद है पापा मुझे, ले- आपके पापा यस लेके आए सर। थे। मुझे बताइए, आपको पता कैसे लगा था कि हिंद डिफेंस एकेडमी भी है कुछ? सर पापा मतलब मार्केट में एक पहले भैया जो यहाँ से करके जा चुके हैं, तो मतलब उन्हीं के पेरेंट्स से पापा को मतलब दोस्ती था, तो वही उनको बताए थे कि एक हिंद डिफेंस एकेडमी है राजेंद्र नगर में, वहाँ पे जा सकते हैं आप। यहाँ आने के बाद हिंद डिफेंस एकेडमी में आप आए, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में रिव्यू लेना चाहूँगा ना, Yes, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, है ना? तो कैसा रहा यहाँ यहाँ क्या आपके हिसाब से कुछ और इम्प्रूवमेंट हमको करनी चाहिए, है ना? नहीं सर। देखिए बेटा, इतने दिन आप रहे हैं मेरे साथ, है यस ना? सर। तो हर कोई, मैं कहता हूँ हर इंसान हो, हर संस्थान हो, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होती है। यस जहाँ तक आप मुझे जानते हो, मैं अपने आप को कभी फाइनल नहीं समझता हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूँ, सब चीज़ मेरे पास है, तो मुझे लगेगा उस दिन मैं नीचे जा रहा हूँ। यस सर। और मेरा एम ही है बच्चों की सक्सेस के साथ खुश रहना। तो आप जब यहाँ आए, और आज के समय में मुझे भी याद है, हम लोग के पास उतने एसेट्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम, है ना? यस तो मेहनत हम लोग किया, तुमने क्या आज के समय में, यस है ना? वो उस समय हिंद डिफेंस एकेडमी और आज के समय, यानी कि लगभग आपको 1-1.5 साल 1.5 साल हो गया ना? 1.5 साल में अच्छा खासा मेहनत लगा, आपने रिजल्ट्स दिए हर बार, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के कहीं कहीं आप रुक जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, एक जबरदस्त बात, इससे पहले भी अटेम्प्ट लिए इन्होंने, किसी कारण कहीं कहीं चूक हो जाती थी, लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, और आज फाइनली देखिए मैदान नहीं छोड़ा। बहुत से बच्चे मैदान छोड़ देते हैं, इसने मैदान नहीं छोड़ा था, उसका मैं भी इसके साथ है, तो मैदान नहीं छोड़ना है। तो मुझे अभी बताइए कि हिंद डिफेंस एकेडमी पहले और आज में कैसी लगती है आपको? सर पहले तो हम लोग को मतलब उतना सिस्टम और उतना स्पेस भी नहीं था, पर बहुत छोटा सा जगह था हमारा, छोटा जगह था, पर आज तो सर बहुत बड़ा हो चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर सारा कुछ डिजिटल क्लासरूम हो गया है, क्लासरूम सारा हो कुछ चुका हो है गया। ऐसे। बदला कोई एक आदमी तो हम नहीं बदले। चलिए ठीक है। अच्छा, हमारी बातें होती रहेंगी, है ना? हिंद डिफेंस एकेडमी आप पढ़े, यस योगदान हमारा 30% है। मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी शिक्षक का या किसी भी संस्थान का योगदान 30% होता है, 70% योगदान उस बच्चे का होता है जिसने मेहनत की है। तो आपने अच्छी खासी मेहनत की सर। 50% फिजिकल का भी क्रेडिट जाता है ना सर, फिजिकल मेरा बहुत वीक था सर। ये तो बात है ना? फिजिकल तो डंडा लेके मैं तो लोग पीछे लगा रहता हूँ, तो थोड़ा बढ़िया रहता है। हाँ बच्चों, देखिए रिटर्न के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी है। हम लोग यहाँ बच्चों को कंटिन्यू फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, पिटाई भी होती है फिजिकल में, तो इन बच्चों ने बहुत मार भी सही है मेरी फिजिकल के दौरान, लेकिन मार वो गुस्से की नहीं होती है, वो मार एक गुरु की होती है सिखलाई के लिए। तो फिजिकल एक्चुअल में इसका बहुत वीक था, लेकिन आज देखिए, आज बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल निकाल चुका है और फाइनल जोड़ने के लिए पढ़ाते, इस चीज़ को बताने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ तक बात हो गया, मुझे एक चीज़ समझाइएगा। फिजिकल तो ठीक है, मैं आपके पीछे डंडा लेकर रहा, है ना, आपके पीछे पीछे लगा रहा, अक्सर तो फिजिकल निकल गया, तो ये फिजिकल निकाल सकता है, गुरु चाहे तो बच्चों को फिजिकल निकलवा सकता है। लेकिन जब बात रिटर्न की आती है, तो वहाँ गुरु पढ़ा सकता है, वहाँ डंडा काम नहीं करता है। मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पढ़ने की? सर इंग्लिश के लिए तो सर स्टार्टिंग से रीशू सर हमारे बेस्ट टीचर रहते हैं यहाँ पे। सर इंग्लिश में मेरा अभी भी अच्छा स्कोर था, 16 मार्क्स आया था मेरा इंग्लिश में। मैथ के लिए मार्कंडे सर की बात करें तो सर वो भी अपने आप में बहुत अच्छे टीचर हैं सर। मैथ में सर मैंने 7 क्वेश्चन रहा था, मेरे 7 में 7 सही थे मैथ में। सर जीके के लिए सर स्टार्टिंग से मैं सर मयंक सर को फॉलो कर रहा हूँ। मयंक सर का टोटल नोट्स मेरे पास था। सर रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मयंक सर से, उस मार्कंडे सर से तो मैंने थोड़ा पढ़ा है, और कुछ नॉन वर्बल वाला पोर्शन का सर मैंने बार बार प्रैक्टिस किया सर, उसका क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस किया। हकीकत यही है कि कितना भी पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ना खाली काम नहीं करेगा, है ना, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि हमने देखा है, पढ़ाने से क्या होता है, क्लासरूम में जवाब बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि सवाल क्या है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना? तो क्या ये सही है सोच? है ना? यानी जवाब आपको सब पता है,
लेकिन फाइनल जब आप इससे पहले जो एक आध अटेम्प्ट दिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने बाद लगता था यार ये सवाल तो पता है, पढ़ा हुआ है कहीं, यस सर, लेकिन इसका जवाब समझ में नहीं नहीं आ रहा है। रीजन क्या था? क्योंकि आप लोग को सवाल के बारे में पता नहीं नहीं होता था। तो इसलिए हम लोग जो स्ट्रेटेजी बदली कि हम लोगों ने सवालों पे फोकस ज्यादा करना स्टार्ट किया। यस सर, तो मुझे जो ये लगा कि आप जब तक लगातार अभ्यास नहीं करते हो तब तक सक्सेस मिलना सक्सेस नहीं मिलेगा। आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद लगातार अभ्यास, क्लासेस आपकी खत्म हो गई, फिर आपने लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस Yes, सेशन अपना, है ना। तो 24 घंटे में मुझे बताइए कितना देर आप पढ़ाई करते थे? सर। एग्ज़ाम के टाइम में तो सर मैंने सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे सब चीज़ के। तो करीब 5 से 6 घंटे मैं लाइब्रेरी में टाइम अपना देता था सर, और उसके बाद रूम पे सर 4 से 5 घंटे, अप्रॉक्स 10 घंटे के आसपास टोटल स्टडी होती थी मेरी सिर्फ। मतलब अगर एक बच्चा 2 महीने भी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं 2 महीना काफ़ी है सर। अगर 2 महीना डेडिकेटेड होकर के 6 से 7 घंटा डेडिकेटेड हो, मोबाइल वोबाइल सब बंद करके, Yes, sir. है ना, यानी सब कुछ साइलेंट करके अपने आप को पैक करके 6 से 7 घंटा पढ़े, तो क्या वो एयरफोर्स, नेवी, ये सारे एग्जाम्स निकाल सकता है? यस सर, आराम से निकाल सकते हैं सर, पर उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए सर। यही तो कमी है आजकल, है ना। ये सबसे बड़ी समस्या जो मोबाइल फोन्स आ गए, हर मिनट में एक मैसेज व्हाट्सएप टिंग से कर देता है, मैसेंजर पे आ जाता है, कहीं कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। तो बच्चों दूर होना पड़ेगा। या तो आप 2 4 5 6 महीना कष्ट सहिए, सक्सेसफुल होइए और पूरी लाइफ ऐश करिए। यस सर, या तो ये जो आपकी उम्र है ना, जो देखिए कामयाब हो गया है, इस उम्र में आप थोड़ा मेहनत करिए और पूरी जिंदगी मजे करिए, है ना। या तो फिर इस उम्र में आप मजे करिए, आप पूरी जिंदगी सजा सजा काटिए, यस है ना। चलिए यहाँ के आगे चलते हैं ना, ये सब बातें Yes, sir. हो गई। आपका आपने फॉर्म भरा, है ना, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जामिनेशन पड़ा, आपने रिटर्न एग्जाम दिया गए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, यस है ना। तो सबको पता है कंप्यूटर को, मतलब 30 नंबर का आपका वाइवा था सर, आपका, आपका तो 30 नंबर आगा, आपका 20 नंबर का इंग्लिश था, इंग्लिश है ना। 2 पार्ट में एग्जाम, वो टाइमिंग सबको 45 मिनट का टाइम है ना, यस सर। आपको पता है। वो रिटर्न रिजल्ट आने के बाद, रिटर्न का रिजल्ट कितने दिन बाद आया एग्जाम के? सर 15 अक्टूबर को सर मेरा पेपर था और 11 नवंबर को सर मेरा रिजल्ट आया था। 15 अक्टूबर 2023 को पेपर था Yes, और sir. 11 नवंबर 2023 को रिजल्ट आया। देखिए एक बात समझिए, अग्निवीर जब से आया है तो हर काम बहुत फास्ट हो रहा है, फॉर्म भी जल्दी भरा रहा है, एग्जाम डेट भी तुरंत आ रहा है, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी तुरंत आता है। Yes, sir. अग्निवीर के आने के बाद ये बहुत से फायदे जो हैं, मतलब एग्जाम से फायदे में है, लेकिन एक लॉस क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद बोलते हैं तैयारी अब शुरू करनी है। मेरे पास बहुत से बच्चों कॉल आ रहा है अभी, इंटेक ये जो 0121 का है ना, ये जो इंटेक है इसका फॉर्म अभी खत्म, कल लास्ट डेट खत्म हुआ है और अगले महीने ही उसका एग्जाम है। 1 महीने में हम तैयारी नहीं करा सकते यार, 4 से 5 महीने मिनिमम लगते हैं एक बच्चे को एयरफोर्स की पढ़ाई कराने में। यस तो किसी को तैयारी करनी है तो भाई आपको 6 महीना तैयारी के लिए रखना होगा और 2 महीने अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप आज से शुरू करते हो तो मान के चलिए कि 8 महीने बाद आप बढ़िया से तैयार होइएगा उस एयरफोर्स की एग्जाम के लिए। आज फॉर्म भरा, आप 1 महीने बाद तैयार नहीं हो सकते हैं, ना रिटर्न ना फिजिकली। और फिजिकल तो बता दूं, एक बच्चे को फिजिकली तैयार होने में कम से कम 4 महीना लगता है मिनिमम, वो भी बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई तो, अन्यथा नहीं। यस सर। कहते कि यार 1 महीने में कोई जादू नहीं है यार, कुछ भी, है ना, जादू नहीं है। बाकी रिटर्न तो है, शायद बच्चे मेहनत कर निकाले, फिजिकल तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आपका रिजल्ट 1 महीने बाद आ गया, आपको पता चला ग्रुप डिस्कशन, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन आपने किस हिसाब से की? लोग बोलते सर इंग्लिश बहुत ज्यादा, मतलब आजकल घबराहट लोग में, अंग्रेजी बहुत होनी चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं सर है वहाँ पे। तो मुझे बताइए थोड़ा जीडी की प्रिपरेशन कैसे क्या? सर जीडी की प्रिपरेशन तो सर मैंने जहाँ तक कुछ सर ऋषु सर का नोट्स भी था पुराना वाला, और कुछ सर ऑनलाइन हेल्प भी ली थी सर उसमें। और सर जहाँ रहा इंट्रोडक्शन का टॉपिक, तो सर वो तो वहाँ पे आपका सर मेन कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आप किस लेवल तक बोल सकते हैं, किस लेवल तक नहीं। सर इंट्रोडक्शन आपने शुरू में जो सुना है वही इंट्रोडक्शन वहाँ था? वहाँ पे वही था सर, यस सर, सेम। फिर सर उसके बाद जीडी टॉपिक हम लोग को उस दिन मिला था सर ई लर्निंग पे। ओके सर ई लर्निंग पे सर मैंने जीडी को अच्छे से कंक्लूड भी किया, और जीडी स्टार्टिंग सर मैंने ही किया था वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि सर वहाँ पे मेरा चेस्ट नंबर था सर 147, और मेरे चेस्ट नंबर के अनुसार ही सबको मौका मिल रहा था अच्छा। सर। तो वहाँ पे स्टार्ट अच्छा, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा ना। यस तो फेज 2 में आपको कितने बजे एंट्री दी? मैं ये थोड़ा प्रोसेस जानना चाहूँगा ना, बहुत से बच्चों डाउट था सर फेज 2 में हम लोग जाएंगे कैसे कैसे एंट्री होगा, तो आपको कहाँ फेज 2 में मिला था आपको? बीट अटेन एसी। ओके, तो कितने बजे आप पहुँचे थे? सर
मेरा पहले तो सर रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे का था। ओके 5 बजे का था सर, पर उस दिन वेदर कंडीशन पूरा मतलब खराब था। फिजिकल 9 बजे के आसपास फिजिकल स्टार्ट हो चुका था। नहीं तो आप पहुंच गए थे 5 बजे? हाँ 5 बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुका था, एंटर भी हो चुका था अंदर। अच्छा, यानी कि अगर 5 बजे एंट्री करनी है तो आप कितने बजे पहुंच गए थे? सर करीब मेरे घर से सर बेटा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो सर मैं 4:30 तक वहाँ पे पहुँच चुका था। बच्चों एक बात समझिएगा, डिफेंस की कोई भी एग्जाम आधा घंटा पहले आपको वहां पहुंच जाना है, यस नहीं तो आपको किसी कीमत पे एंट्री नहीं मिलेगी। डिफेंस मतलब डिसिप्लिन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। मौसम खराब होने के बावजूद भी 4:30 बजे पहुंच गए थे, जबकि एंट्री 5 बजे मिलनी थी। चलिए एंट्री 5 बजे हुई। एंट्री होने के बाद आपके संग क्या क्या हुआ, डॉक्यूमेंट चेक किए सर सब? पहले सर वहाँ पे फॉर्म मिले हम लोग को, करीब 6-7 फॉर्म वहाँ पे भी मिले थे। सब फॉर्म को पहले फिलअप क्या करवा था के उन फॉर्म्स के अंदर? सर फॉर्म सर पहला एक एनओसी होता है, नो रिस्क, फिर टैटू सर्टिफिकेट था सर, और कोई फेज 2 से रिलेटेड सर्टिफिकेट था, फिजिकल का कुछ सर्टिफिकेट उसी में सब मतलब फॉर्म था अटैच। नो रिस्क मतलब फिजिकल के दौरान अगर आपको कुछ चोट भी हो लगती है, जाता कुछ भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि एनओसी भरवाया जाता है कि फिजिकल दौड़ते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको कुछ भी चोट लगती है, कुछ भी आपके संग होता है, तो उसकी जिम्मेवार एयरफोर्स या इंडियन गवर्नमेंट नहीं होती है। दूसरा कौन सा फॉर्म बोला आपने? एक सर बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। कि आपके बॉडी पे टैटू है नहीं? है या नहीं है तो आप बता सकते हो वहाँ पे। अच्छा, टैटू के बारे में बहुत लोग, इसमें टैटू पहले वीडियो बना दूंगा। टैटू में आपको बता दूं, इंडियन डिफेंस एक्ट्स में टैटूज अलाउड नहीं है। हाँ, एक जगह अगर आपके बाएं हाथ पे इधर टैटू है तो वो अलाउड किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा डिफेंस के हर रूल के आगे लिखा होता है कि डिपेंड ऑन ऑफिसर इंचार्ज। अगर ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि नहीं भैया मैं इस टैटू को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो लास्ट मौके पे इसको एक्सेप्ट ना करें तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाएं हाथ पे अगर यहां टैटू है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी बॉडी में कहीं टैटू है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद और कौन सा फॉर्म था? फिर सर उसके बाद कुछ मतलब जो होता है ना डॉक्यूमेंट, वो मतलब एक 10th का मार्कशीट, ओके 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 3-3 का सेट बनवाया और उस पर एक फॉर्म डाला। फोटोग्राफ्स कितने वहां से लिए गए? सर फोटोग्राफ्स करीब 8 फोटोग्राफ लगे थे, और मतलब जो फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है उसमें सर पूरा डिटेल लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ आपको ले जाना है और कितने फोटोग्राफ ले कोई जाना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर। तो बस जो भी फेस टू एडमिट कार्ड है उसमें जो लिखा है आप उसके हिसाब से जाइए। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो आप केंद्र डिफेंस एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको डिटेल जानकारी दे देंगे, है ना। चलिए फॉर्म भर दिया आप लोग ने, है ना। उसके बाद आप लोग को सीधे पीएफटी के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए गए, है ना। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको कैसे लेके जाएगी? आपको 2 फेज में रनिंग होती है डिफेंस की। अगर आपका 1600 मीटर था, 800 मीटर जाइए, 800 मीटर आइए, या फिर आपको 1600 मीटर दूर गाड़ी से लेके जाया जाए, वहां से आपको छोड़ दिया जाता था। तो आपका किस तरीके से हुआ? सर 1600 मीटर सर गाड़ी से ले जाया गया, छोड़ दिया गया और उसके बाद वहाँ पे बोल दिया गया कि यहाँ जहाँ से तुम मतलब वहाँ ट्रैक था, यहाँ से बोल दिया गया कि यहाँ से तुम्हारा रनिंग स्टार्ट होगा और जहाँ से तुम आए हो वहीं पे तुमको पक्का रोड। यस सर। ध्यान रखिएगा एयरफोर्स में मैक्सिमम जगह पे पक्के रोड पे ही टेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो भी बच्चे दौड़ते हैं नंगे पाँव, उनको थोड़ी तकलीफ होगी पक्के रोड पर दौड़ने में। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जूता पहनिए और पक्के रोड पर प्रैक्टिस करिए। आपको लेके जाएगा वहां पे। कितने बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया था रनिंग के लिए? सर मतलब 90 लोगों का ग्रुप ऐसे सर बनता है। okay. वहाँ पे उस दिन सर करीब 350 का रिपोर्टिंग था, तो 4 बैच बने थे सर। तो मतलब कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो हम लोग के बैच में सर 77 के आसपास थे। एक 77 बच्चों के एक संग दौड़ाया यस सर गया था। तो पीएफटी में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था? 56 ओनली, यानी कि 90 बच्चों में 77 में 56 बच्चों ने क्वालिफाई किया रनिंग में। यस तो जो रनिंग में फेल हो गया उसको बाकी एग्जाम देने दिया गया? नहीं पुशअप वगैरह कुछ नहीं सर। ओके, रनिंग में आप आउट हुए, सीधे आउट। यस सर। रनिंग के बाद दूसरा टेस्ट क्या लिया गया आपसे? सर दूसरा सर पहले पुशअप। कितने पुशअप? 10 पुशअप। ओके, 10 पुशअप के तरीके बच्चों मैं बता दूं। एयरफोर्स 10 पुशअप वो जो लेगा वो आपसे टेक्निकली लेता है बॉडी पैरेलल, है ना। ये हमारे फिजिकल की वीडियोस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 10 पुशअप कोई बोले यार आराम से मार लो, बात क्या होती है वो आपको सही तरीके से मारना है ना। 10 पुशअप्स के बाद सर 10 सिटअप लिया, फिर उसके बाद सिटअप भी क्रंचेस आप कह सकते हैं, है ना। सिटअप को क्रंचेस कह सकते हैं। तो वो भी हर चीज है, ध्यान कि एयरफोर्स बिल्कुल हर चीज को टेक्निकली लेता है कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। क्रंचेस भी कैसे टेक्निकली तो भी बताया जाएगा। अच्छा, क्रंचेस में आपको कैसे हाथ पीछे रखवाया गया था या लॉक करवाया गया था? नहीं, हाथ पीछे था। हाथ बिल्कुल लंबा, है ना। पैर सीधा था, फोल्ड करके था? नहीं, पैर सीधा था। सीधा। आपके पैर पे किसी को सपोर्ट कुछ नहीं है, अपने मर्जी से करवाया गया था। नेक्स्ट आपका क्रंचेस के बाद 20 स्क्वाट। 20 स्क्वाट में अलग तरीके मैंने आप लोग सिखा रखे थे। यस। लेकिन एक तरीका जो मैंने बताया आम होता है ये हाथ सीधा करके, तो आपसे कौन तरीके करवाएगा? यस सर।
इस पोजीशन में, है ना? Yes. हाफ स्क्वाट था या फुल स्क्वाट था? हाफ हाफ स्क्वाट कराया गया Yes, था ना? हाफ। स्क्वाट्स की पूरी जानकारी वीडियो मैंने बना रखी है, फिर दोबारा फ्लैश बना के दूंगा, है ना? स्क्वाट्स की सिटअप्स की प्रॉपर कैसे होते हैं, तो ये हम प्रॉपर जानकारी आपको दोबारा देंगे, ये चीजें जानते रहिए। तो फाइनल स्क्वाट्स फिजिकल और मतलब रनिंग वनिंग सारा क्लियर करके कितने बच्चे क्वालिफाई होके आगे एसआरटी की तरफ बढ़े? अप्रॉक्स 50 के अराउंड यानी 6 बच्चे यहाँ भी आउट छट गए। Yes. अच्छा, क्या बच्चों के एक बार फिजिकल में अगर किसी से पुशअप नहीं हुआ, स्क्वाट्स नहीं हुआ, तो उसको साइड कर दिया जाता है, उसको दोबारा मौका दिया जाता है? नहीं, साइड। रनिंग का एक ही मौका दिया जाता है हाँ। और फिजिक इस समय भी एक ही मौका, हाँ, दोबारा सर, कोई दूसरा मौका नहीं सर, कोई नहीं दिया, मौका नहीं। आप आउट तो आउट। आउट। ओके, चलिए फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद ब्रेकफास्ट की ब्रेक दिया गया आपको? हाँ सर, कितना देर का? अप्रॉक्स हाफ एन आवर। तो वहाँ ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया, आप लोगों ने अपना किया? हाँ सर। अपना ही किया नहीं, ब्रेकफास्ट? वहाँ पे मतलब प्रोवाइड भी कर, लेकिन उसके लिए चार्ज हमें पेड करने थे। अच्छा, कितना चार्ज मांगते थे? 60 रुपये बस। क्या दे रहे थे उसमें? उसमें सर 5-6 पूड़ी था, हल्का फ्राई चावल था, सब्जी था, अचार था। आप चाहें तो ले अपना भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपका एसआरटी स्टार्ट हो, Yes, है ना? कितना, आधा घंटे ब्रेक बाद? हाँ। तो एसआरटी में, एसआरटी के अंदर पहले तो एसआरटी के मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना? तो ये अपने आप में ही बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब कि आप सिचुएशन के हिसाब से क्या रिएक्शन होता है, यही टेस्ट किया जा रहा है। तो एसआरटी के अंदर आपको क्या आपसे पूछा गया, रिटर्न करवाया गया या वर्बली पूछा गया, वो बताइए सर। पहले तो मतलब जैसे 17 लोगों का ग्रुप मेरे ग्रुप में था सर। ठीक। सबको एंटर लिया, एक रूम था, रूम में ले जाने के बाद सबको चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया गया सर। उसके बाद 2-2 सीट प्रोवाइड करवाए गए। सीट प्रोवाइड करवाने के बाद सर 2 फॉर्म था, तो फॉर्म को फिलअप करवाए गए वहाँ पे भी। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद सर 1 मिनट का ऑडियो क्लिप होता है, वो ऑडियो क्लिप को सुनाया जाता है। उस चीज़ को आप सुने और फिर उसके बाद उस रफ सीट पे लिखना होता है सर बुलेट पॉइंट्स। उस चीज़ को लिख के सर फिर आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो फेयर सीट में करीब 200 वर्ड में लिखना होता है। ये थोड़ा सा इस चीज़ को मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल एक बार दोबारा समझाइए, है ना? एसआरटी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यस, है ना? तो कहने को हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आप एग्जाम दे के आए हैं, यस सर। फिर दोबारा मतलब ऐसे वर्डों समझे बच्चे आराम समझे ना। Okay. एसआरटी आप क्लास में बैठ गए, 17 बच्चों को ग्रुप बैठा दिया गया, फॉर्म भराया गया आपसे, यस सर। वो क्या फॉर्म था? सर उस फॉर्म पे मतलब पूरा डिटेल कुछ बस नाम, रोल नंबर और वो था रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड पे था। वो फॉर्म फिर आपसे जमा करा लिया गया, फॉर्म फिर जमा करवा लिया गया। फिर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई, यस सर, है ना? 1 मिनट की, एक 30 सेकंड के आसपास ही होता है सर ऑडियो क्लिप। 30 सेकंड क्या थी वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप? सर हाँ, उस टॉपिक पे सर हम लोग को सर ई लर्निंग से रिलेटेड चीज़ सुनाया गया था। ओके, उसका व्हाइट पेपर दे दिया गया। हाँ, तो 2 आगे white इस पर paper। बुलेट पॉइंट लिखे हैं। एक रफ सीट और एक फेयर सीट। ओके, रफ सीट पे हम लोग को सर बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो चीज़ हम लोग ऑडियो में सुने वो चीज़ को उस पर लिख दिए। उसके बाद फिर बाद में फेयर पे आपने उसको पूरा डिस्क्राइब हाँ, किया, डिस्क्राइब करना होता है 10 200 मिनट। वर्ड के अंदर। हाँ, 200 वर्ड वहाँ पे ऑफिसर बोल दिए थे पहले ही कि 200 वर्ड में लिखने हैं, चाहे तुम्हें पीछे वाले पेज भी भर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक रफ सीट अलग से दिया गया था और हाँ। फेयर सीट भी एक ही दिया एक ही दिया गया गया था। था, ओके, yes, बच्चों ध्यान रखिए एसआरटी की बात, है ना? एसआरटी में दोनों पहले आपसे फॉर्म भराया जाता है आपकी जानकारी के लिए, है ना? दोबारा एक आपको ऑडियो क्लिप सुना जाए, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, Yes. ऑडियो क्लिप, है ना? जैसे इनको ई लर्निंग पे दिया गया। उसके बाद आपको 2 शीट मिलेंगे, 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर आपके रफ काम के लिए है, दूसरा आपको फेयर के लिए, यानी एक आपका आंसर शीट है और एक आपका रफ पेपर है। तो उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपने उसके बुलेट पॉइंट्स यानी कि की पॉइंट्स जो होते हैं वो नोट कर लेने, क्योंकि आगे आपने उसको डिस्क्राइब करना है। यस, आप उस 30 सेकंड के ऑडियो क्लिप को पूरा पूरा एक संग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप भूल जाइएगा। तो आपने क्या करना है, उस टाइम उसके की पॉइंट्स खट कर जो आपको लगता है वो लिख लेना है। लिख लिया आपने, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की है, जैसे हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने अगर सही से प्रैक्टिस की है तो उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत से जरिए हैं, चाहिए तो हमारी हेल्प ले लीजिएगा, में पूरा सहयोग करेंगे आप लोग का। जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट्स जिसने बताया की पॉइंट्स, उसको डिस्क्राइब करना है 200 वर्ड में। याद रखिएगा 200 शब्द, 199 नहीं और 250 भी नहीं। 200 बोला तो 199 पे नहीं छोड़ना है, आपने 205 210 में लिख लीजिए। आपको 250 कर लिखने की जरूरत नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपने 200 में शब्द लिखे, एक बात होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, एसआरटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपने जो समझा अपने मन से उसको लिखना है। याद रखना है कि 200 शब्द से कम 5-10 शब्द ऊपर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और सट्टा नहीं मारना है, समझना है, ऑडियो तसल्ली सुनना है, उसके बाद लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर आपने लिपा पोती कर दी तो चेक करने वाला बोलो यार
इसके लिखावट समझ नहीं आ रही, आज मैं क्या करूँ, ध्यान रखना है। कितना समय दिया गया था आपको? 10 मिनट का सर। 10 मिनट 200 शब्द के लिए कम नहीं होता है। अगर 200 शब्द कहो 10 मिनट कम नहीं होता है, ठीक है। अगर डेली प्रैक्टिस करो पर डे की भाई मैं कितनी स्पीड में लिख सकता हूँ, ये प्रैक्टिस से ही बनेगा। 1 मिनट में मेरी जो स्पीड है 105, 108, 110 तक मेरी स्पीड जाती है, ये पर मिनट की बता रहा हूँ। तो 10 मिनट में तो 1000 शब्द आराम से लिख दूंगा, अगर मुझे पता है तो, अगर मैंने पढ़ा है तो आप लोग लिख सकते हो, बस प्रैक्टिस करिएगा इस बात को। यस सर। सही है Yes, है ना। आपने कितनी देर में लिख दिया था? सर मैंने 7 से 8 मिनट के अंदर लिखकर दोनों सीट मेरा भर चुका था सर। सीट भर के मैं बस प्रिपेयर किया है तो बोलो ना, टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, आपने आराम से उसको कर लीजिएगा, बस खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। हाँ सर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, घबरा के खाली छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता है तो वहीं गए। एसआरटी में समझ का जो आवाज सुनी उस हिसाब से अपने समझ से आपने लिख देना है, कुछ ना कुछ जरूर छोड़ना नहीं। चलिए एसआरटी क्लियर, कितने बच्चों ने एसआरटी क्लियर किया? सर वहाँ पे सर 17 लोगों के बैच में सर बस 4 आउट हुए थे, 13 लोग क्लियर किए थे। यानी कि हमको लग रहा है 77 बच्चे में 50 बच्चे फिजिकल पास हुए। अप्रॉक्स ओवरऑल सर जीडी में सर 56 बच्चे आउट हुए थे सर, मतलब चारों ग्रुप को लेकर। 4 ग्रुप के लेके 56 बच्चे हाँ सर आउट हुए थे। नहीं 1 मिनट, आपने मेरे को बताया फिजिकल में 77 बच्चे दौड़े थे आपके ग्रुप में? यस सर, तो 56 पास आउट हुए। 56 पास आउट जो मतलब टोटल जितना ऐसे 4 ग्रुप थे? हाँ 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में जीडी में कितने बच्चे पहुंचे ये बताइए। सर जीडी के सर अप्रॉक्स हम लोग को तो सर अंदर कुछ देख नहीं पाए थे, क्योंकि मतलब जो बैच 17 का बांट दिया था। हाँ, आप मतलब रनिंग के बाद सर जो हम लोगों का जो था ना, हम लोग का ग्रुप बी था। अच्छा, तो हम लोग को एक मतलब हॉल में बैठाकर छोड़ दिया, जो फिजिकल पास हो चुके थे उन्हें एक कैंपस में बैठाकर छोड़ दिया। फिर उसके बाद सर अगले ग्रुप को सर वो लोग बस में ले जाते हैं, फिर उस सब चीज पता हम लोग नहीं नहीं देख चलता पाते है। हैं। वैसे एसआरटी में बहुत कम बच्चे छटते हैं, अगर उसने लिखा है तो एसआरटी बहुत कम बच्चे सारे जीडी में पहुंच जाते हैं। जीडी में पहुंचने के बाद अब जीडी है ना, Yes, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है सबके लिए, जीडी में क्या होता है, कैसे होता है। और जीडी में कुछ गलतियां बच्चे करके आते हैं कि अपनी गलती नहीं होने के बावजूद बच्चे छट जाते हैं, यस सर। है ना। तो थोड़ा जीडी को डिटेल करके बताइए मेरे को। सर जीडी में सर हेलते हैं सर, पहले आपको सर कोई इंट्रो देना होता है सर। जीडी में एसआरटी के बाद आप लोग के ग्रुप को उठाया, ले गया किसी हॉल में बैठाया, हाँ सर, है ना, एक साथ 17 बच्चे, है ना। यस सर। वहाँ पे कितने ऑफिसर्स थे? सर ऑफिसर तो सर 2 थे, एक कमांडिंग ऑफिसर था और एक विंग कमांडर था सर। ओके, और एक मतलब वहाँ पे एयरमैन, शायद मेरे ख्याल से एयरमैन का पोस्टिंग उनका था। वो मतलब वहाँ पे थे, खड़े थे, जो मतलब देख रहे थे हर लोगों का पोजीशन, ये सब क्या मतलब कैसे उसका पोजीशन है, क्या आप बोल लोग रहा कैसे बैठाए? सामने राउंड टेबल था या कैसा था? है। राउंड टेबल सर। राउंड टेबल में बैठा दिया गया आप लोगों को, और एक साइड बोलते मुझे लग रहा है हाफ मून के शेप में बैठा गया था ना। हाँ सर। हाफ मून बैठा दिया गया सारे बच्चों को। उसमें क्या 2 ग्रुप बांटे थे या? नहीं सर, पहले सर मतलब 17 लोगों को पहले बोले कि डायरेक्ट वो बोले टॉपिक स्टार्ट, मतलब वो बोलते हैं वहाँ पे सर एक बंदा था सर, वो पहले ही मतलब टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो ऑफिसर उन्हें रोक कर समझाया कि बाबू मतलब जब तक हम कुछ बोले ना तब तक टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना। पहले समझा दिया? हाँ। सबको एक ही टॉपिक दिया गया था? हाँ सर। ई लर्निंग पे? यस। ओके, ध्यान रखना है, हमारे फौजी भाषा में कहावत है, ज्यादा चटक नहीं बनना है। सीनियर ऑफिसर क्या है, कभी ज्यादा काबिल नहीं बनना है ना। काबिल ठीक है, देसी भाषा कहा था काबिलाट नहीं बनना है ना। होता क्या है कि आप सामने जो अफसर बैठा है वो आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है, नॉलेज तो आपने कॉपी में दिखा दिया है। yes. वहां वो चेक कर रहा है कि आप कितने डिसिप्लिन है और आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ये 2 चीज, आपका कॉन्फिडेंस और आपका डिसिप्लिन चेक कर रहा है। तो वहां जा करके बहुत काबिलियत नहीं दिखाना, ज्यादा काबिल बैठा है सामने, याद रखिएगा। जब तक कहा नहीं जाए तब तक कुछ करना नहीं है, उतना ही करना है जितना कहा गया है, yes. है ना। ये डिफेंस का रूल है, क्योंकि मैं खुद डिफेंस से हूँ, तो ये बात समझिएगा। चलिए, आपको फिर बोला गया स्टार्ट, है ना। तो वो जो एयरमैन थे वो बोलते थे स्टार्ट, उसके बाद आप लोग शुरू करते थे? नहीं सर, वो विंग कमांडर सर वो बोलते थे? यस। चेस्ट नंबर बोल के या फिर नेक्स्ट? नहीं, वो वैसे नहीं सर, मतलब वो डायरेक्ट बोल दिए टॉपिक स्टार्ट। स्टार्ट में सर ऐसे तो फिश मार्केटिंग हो जाता है वहाँ पे सर, पर मतलब मछली बाजार बना रहता है सर। पर सर मौका ढूंढना होता है सर। मैंने टॉपिक को स्टार्ट पहले किया था सर, मौका, क्योंकि सभी लोग शांत थे। ऑफिसर जैसे ही स्टार्ट बोला सर, मैंने ई लर्निंग पे बोलना चालू कर दिया। अच्छा, कोई भी बोल सकता है? हाँ सर, कोई भी 17 में से कोई भी बंदा उठ के बोल सकता है। तो ऐसा है कि कोई उसके पक्ष में बोले या कोई उसके विपक्ष में बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ भी बोल सकते कुछ हैं? भी बोल सकते हैं, बस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब इंडिविजुअल बच्चों को नहीं कहा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, या वो इंट्रोडक्शन तो सर पहले हो जाता है सर। इंट्रोडक्शन प्लस जीडी होने के बाद सर 17 लोगों को एक बार में बोल देते हैं स्टार्ट, नाउ स्टार्ट योर जीडी टॉपिक्स। पहले इंट्रोडक्शन करा दिया गया? हाँ, इंट्रोडक्शन और प्लस जीडी टॉपिक दोनों रिलेटेड होता है सर।
तो पहले आपका इंट्रोडक्शन सबका करा दिया गया? हाँ सर, सबको पहले लाइन वाइज, चेस्ट नंबर वाइज। इंट्रोडक्शन और जीडी का एक टॉपिक बोला, वो 60 सेकंड के अंदर हाँ, वो आपने एक बार दोनों सबने बोल दिया। यस सर। अब उसके ऊपर फिर डिस्कशन के लिए फिर सेकंड फेज, हाँ सर, है ना? यस सर। अब बोला, अब डिस्कशन स्टार्ट, तो Start। कोई भी बच्चा उठ के बोल सकता है? हाँ, कोई भी बच्चा। सबको बोलना होता है? यस सर, हाँ, हर एक बच्चे पार्टिसिपेट को। सबको करना होता है सर, चाहे आप एक बार करें 2 बार करें। अगर आप एक बार करते हैं, अगर आप चीज़ सही से नहीं बोल पाते हैं सर, तो ऑफिसर उनको लास्ट में एक बार मौका तो देता देते है। हैं। पहले सर 17 लोग एक बार बोल दिए, करीब 5-6 मिनट तक वो टॉपिक चला। उसके बाद सर ऐसा 15 क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक दो बच्चों ने आपस में बात बात में मतलब बहस कर ली, क्या ऐसा भी हो जाता है वहाँ पे? सर ऐसा माहौल तो बनता है सर, पर एक वहाँ पहुँचने के बाद सर अलग सा डर होता है सर, कि कहीं अनडिसिप्लिन के कारण हमें हटा ना दे, भगा ना दे, उस सब ऐसा चीज़ एक का बात भी डर बता होता दें, है ऐसा सर। एक वाक्य हमारे विद्यार्थी के संग हो चुका है। उसके ग्रुप में कुछ बच्चों ने आपस में बहस कर ली और बहस करते करते आपस में बात बात में लड़ाई कर ली, मतलब कि फिजिकली नहीं, लेकिन वाद विवाद की तरह झगड़ा हो गया। तो बहुत बुरी तरह से फिश मार्केट एक बड़ा गंदी तरीके से मछली बाजार बना दिया। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपने अपने पूरे ग्रुप को समझाना है कि भैया अपनी बातें रखनी है, सिलेक्शन सबका होगा। बोले ना, आपके ज्यादा काबिल बनने से नहीं कि आपका हो जाए दूसरा छड़ जाएगा, नहीं। कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वहां चेक सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपका डिसिप्लिन होता है, और Yes, चेक नहीं होता है। ज्यादा करिए तो पूरा पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा हो चुका है। तो प्लीज बचिए इस चीज से, अपनी काबिलियत दिखाना है, फालतू चीजें नहीं दिखाना है ना? तो ये पूरा जो जीडी का समय था आपके 17 बच्चों का, ये कितने देर का के अंदर पूरा हुआ सर करीब एक बैच सर निकलने में सर करीब 1 घंटा के आसपास का टाइम लगता है सर वहाँ पे। तो उसी टाइम आप लोग को पता चल गया कि हमारा जीडी क्लियर है? नहीं सर, ना? उस टाइम कुछ पता नहीं चलता है। उस टाइम जो बोले वो भी सही, जो ना बोले वो भी सही। उस ठीक सर है। लास्ट में सर करीब 9 बजे के आसपास रिजल्ट आता है। रात को? हाँ सर। तो आप तो तब तक वहीं थे? यस सर, रात में 9 बजे हम लोग 9 साढ़े 9 में सर मेडिकल का एडमिट कार्ड लेकर निकले थे वहाँ से। मेडिकल वहाँ कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं वहाँ पे। 9 बजे सबको बैठा के रखा गया? Yes, 9 sir। बजे फिर बताया कि भाई इतने लोग आउट हो चुके हैं, चेस्ट नंबर वाइज बोला जाता है और तो उन्हें कितने लोग वहाँ पे, लगभग 350 लोग पहुंचे थे? यस सर। कितने लोग वहाँ से आउट हो गए? सर अप्रॉक्स फाइनल सर 165 के आसपास वो लोग, मतलब लास्ट में हम लोग बचे थे सर, बाकी सब लोग आउट हो चुके थे। यानी कि 350 में लगभग 50% आउट से ज्यादा आउट हो गया था, है ना? यस। फिर आप लोग को मेडिकल का डेट मिला, कितने दिनों का टाइम दिया मेडिकल में? सर बस 2 तारीख से सर मेडिकल का प्रोसीजर स्टार्ट था सर। ओके, जीडी कब हुआ था आपका? 30 तारीख को। 30 जनवरी। जनवरी को? यस सर, 2 फरवरी और को 2 फरवरी से आपको ज़्यादा टाइम दिया नहीं। कहाँ मेडिकल था आपका? सर गोरखपुर सर। गोरखपुर। सबको अलग अलग भेजा ना? नहीं सर, हाँ, डेटा का टोटल बच्चे को सर गोरखपुर गया। गोरखपुर। चलिए, जीडी खत्म होते हैं, आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वैसे बता दें, हिंदू फ्रेंड्स अकेडमी में एडमिशन से पहले मेडिकल चेक हुआ था तुम्हारा भी, है ना? यस सर। और मैं बच्चों को लगभग 95% मेडिकल क्लियर यहाँ कर देता हूँ। एक्सरे में नहीं कर पाता हूँ, नहीं लेकिन 95% में बच्चों को बता देता हूँ, भैया तुम इस चीज़ में फिट हो, इस चीज़ में अनफिट हो। जो ठीक होने वाली है वो बताते हैं, ऐसे ठीक करो। यदि कोई बच्चा अनफिट होता है तो हिंद डिफेंस अकेडमी उसका एडमिशन नहीं देती है। ये बात सही है? यस सर। ओके, तो आपका मेडिकल हुआ था, आपको कोई प्रॉब्लम थी यहाँ जब मैंने मेडिकल चेक किया था? नहीं सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं सर। नहीं थी। सामने बच्चा है, फाइनली फिट है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि आप अनफिट हो तो अनफिट होगा, अगर मैंने किसी को कह दिया कि आप फिट हो तो फिट होगा। 99% बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं, क्योंकि एयरफोर्स का मेडिकल सबसे टफ होता है। आर्मी वगैरह के लिए मैं क्या, आर्मी SSGD इन सब के लिए तो मैंने मेडिकल मैं बोल दिया तो फाइनल, लेकिन एयरफोर्स में थोड़ा एक्सरे वैक्सरे ये सब बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। फिर भी एयरफोर्स में भी 95% ओके कर देता हूँ मैं। तो आप पहुँचे वहाँ पे, मेडिकल कितने भाग में कैसे कैसे हो, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट है ये एयरफोर्स का, यस सर। है ना? कैसे कैसे हुआ मेडिकल बताइए। सर स्टार्टिंग में सर हम लोग का सर सुबह 6 बजे एंट्री हो चुका था सर। 17 विंग था, 17 विंग का SMC गोरखपुर उसका नाम। फिर सर एंट्री करते हैं सर, मतलब सबको एक हॉल में बैठाया गया। हॉल में बैठाने के बाद सर 12 फॉर्म मिला सबको। फॉर्म पूरा फिलअप होने के बाद सब फॉर्म एक बार कलेक्ट हो जाते हैं सबके। उसके बाद सर 15-15 का ग्रुप बना। 15 बच्चे अगर ECG के लिए जाते हैं तो 15 बच्चे ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे। अच्छा, कंटिन्यू चलते रहता है, हाँ एक सर। साथ पैरेलल सबको घुमाते रहते हैं। यस सर। सर तो पहला सर मेरा था सर ब्लड टेस्ट। सर ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड निकालने के बाद सर उसके बाद तुरंत यूरिन देना था हम लोग को। तो सर बाथरूम में रखा हुआ था ट्यूब, वहाँ पे जाके हम लोग को यूरिन कर देना था। उसके बाद सर हम लोग को नाश्ता का टाइम मिला ब्लड तुरंत लेने के बाद। उसके बाद खाली पेट। हाँ ओके, ध्यान रखना है, पहला जो चीज होता है वो खाली पेट ब्लड, रीजन आपका शुगर चेक किया जाता है। जी सर, है ना? करीब एडमिट कार्ड पे लिखा होता है सर कि मतलब खाली पेट रिपोर्टिंग करने से 14 घंटा पहले तक आपको कुछ नहीं खाना कुछ है। नहीं खाना है। तो Yes, sir। मेडिकल के 14 घंटे क्या 15 मिनट आपको कुछ नहीं खाना है। ध्यान रखना है इस बात में, तो वहाँ आके परेशानी हो सकती है आपको।
चलिए, तो फिर आपका जब यूरिन ब्लड ले लिया फिर ब्रेकफास्ट टेस्ट छोड़ा गया, Yes. ब्रेकफास्ट के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ क्या? एक बार और होता है सर ब्लड टेस्ट। क्योंकि शुगर का टेस्ट ऑलवेज 2 बार होता है, एक फास्टिंग में और एक खा के, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आप गए, दोबारा ब्लड दिया आपने। Yes. उसके बाद फिर सर उसके बाद सर मतलब 15 लोग हम लोग सर पहले जाते हैं सर, जिसमें हम लोग का तीथ देखा जाता है। दांत देखने के बाद तुरंत बगल वाले रूम में कान देखते हैं। कान देखने के बाद फिर बीपी चेक करते हैं। अच्छा, दांत में क्या देखा था? सर दांत में सर पहला एक कैविटी चेक करते हैं अच्छा। और दांत का शेप देखते हैं सर कि कहीं मतलब जहाँ तहाँ किसी का दांत जम जाता उबड़ खाबड़ नहीं हाँ, है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए सर। मैंने देखा बहुत बहुत सर, मेरा एक्स्ट्रा दांत यहाँ पे हो गया हल्का, तो क्या उसके लिए बच्चों को छांट रहे थे वहाँ सर पे? छांट नहीं, पर मतलब सलाह तो दे रहे थे कि ये करवा लो, नहीं तो इसको मतलब हमारी दंत जो डेंटल है आजकल, दंत चिकित्सा बहुत तरक्की कर गई है। ध्यान रखना है, आपके दांतों में कैविटी नहीं होनी चाहिए, दांत फिलिंग होना चाहिए। अगर टूटा उटा है तो कैप वेप लगवा लेना है। हाँ सर। फालतू के दांत बहुत हैं, तो अगर हो सकता है तो वो ठीक करवा लीजिए, अगर आपको डिफेंस सेक्टर्स का प्लान है तो। चलिए, डेंटल के बाद कान वन चेक किया गया, नाक चेक किया गया। नाक में हाँ। आपको मस्त अंदर मांस तो नहीं बढ़ा है, वो चेक किया वो जाता है। नहीं सर, और एक हड्डी से रिलेटेड हड्डी टेढ़ा तो नहीं है, है सर। हाँ, हड्डी टेढ़ा तो नहीं है, Venous। टूटा हुआ से नहीं, बॉक्सर्स का टूट जाती है वो नहीं होता है, लेकिन आपकी ऐसे हड्डी टेढ़ी हो जाती है लोगों की, तो वो है तो बच्चों को आउट किया जाता है। फिर कान में आपके गंदगी तो कान साफ कराया जाए, और बच्चों को कान साफ कराया जाए ना, मतलब अच्छे डॉक्टर से, यस सर। झोला छाप से नहीं कराना है, या कान में खुद से रुई डाल के साफ कर लेना, नहीं, अच्छे किसी डॉक्टर से कान साफ कराना है। नाक के बाल काट के जाना कान का है, इशू बहुत आया सर। होता है। और कान साफ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट डे पे कान साफ कराते हैं, तुमने भी ऐसे किया था? नहीं सर, मेरा सर 30 को मैं एक को जाकर कान साफ करवा लिया था सर। ध्यान रखना है कि एक आध दिन पहले कान साफ करा लेना, और अच्छे डॉक्टर से आने, तो झोला छाप क्या करेंगे, आपको दाग दुग लगा देंगे, तो वो थोड़ा सा भी दिखा तो कान में आपको छाट देगा, ध्यान रखिएगा। सर कुछ बच्चे सर एसिड से सर कान को साफ करवा के गए थे सर, जिसके कारण सर होल हो जाता है कान में। तो मतलब जो वही यार, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो यही करते हैं सर, उसका उसमें पता सर नहीं क्या। बहुत बच्चे को सर मेडिकल का पॉइंट मिला है सर वहाँ पे गोरखपुर में सर। ओके, आपने कहाँ, पटना में कराया था साहब या बेटा में, कहाँ कराया था? नहीं सर, हम अपने मार्केट में करवाए थे सर। ओके, ठीक है बच्चों, स्पेशल ध्यान, कान को अच्छे डॉक्टर से साफ कराना है ना। यस। फिर कान के बाद, कान के बाद सर हम लोगों को सर पूरा पहले हाइट वेट चेस्ट मेजर किया गया सर। चेस्ट मेजर करने के बाद सर मतलब एक होता है, पहले ईयर का लिया। ईयर को सर मतलब एक मतलब इधर फेस अपोजिट साइड करके एक ईयर पे सर पेपर रख के और पेंसिल से रोटेट करते हैं। अच्छा, और पीछे से करीब 8-10 मीटर दूर होगा डिस्टेंस। उसके बाद वहाँ से वो कुछ धीरे धीरे बोलते हैं, वो चीज़ आपको सुन के बताना होता है सर क्या बोल रहा है। हाँ सर। फिर उसके बाद उसी में सर दूसरा कान से भी वैसे ही करते हैं। फिर आँख का होता है सर। आँख कितने डिस्टेंस होती है? सर आँख तो सर पहले नज़दीक होता है, उसके बाद दूर का होता है सर। ओके, सर नज़दीक वाले में सर एक आँख बंद करवा के एक क्यूब होता है सर, उस क्यूब में मतलब पूरा स्टोरेज, जैसे अपने पास लगा है, अपने पास चार्ट लगा है, वहाँ पे क्यूब होता है, Yes, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक कराया गया था, यस सर। है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस भी मैंने चेक किया, बुक है हमारे पास, हाँ, सारा कुछ। उसके बाद सर उसके बाद फिर ईसीजी के लिए जाते हैं हम लोग। ठीक है, ईसीजी में जाने के बाद सर हमें तो पूरा घबराहट सा हो गया सब था सर। होती है ना। हमें लगा उसमें पॉइंट मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ईसीजी हो जाने के बाद सर प्राइवेट पार्ट चेक हुआ सर। प्राइवेट पार्ट चेक के उस टाइम ही पूरा नॉकनी, कैरी एंगल, टोटल चीज़ चेक हुआ सर। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों को सर स्कैनिंग के लिए ले गया, मतलब पूरा बॉडी स्कैनिंग के लिए ले गया सर दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ पे हॉस्पिटल में भी सर काफ़ी टाइम लगा। पूरा वो सर पूरा बॉडी तो चेकअप नहीं होता है, पर चेस्ट लेवल तक चेक होता है। एक्सरे होता है, आपके चेस्ट का होता है, हड्डियों की बनावट चेक किए थे, इसमें भी आपकी हड्डी कोई बड़ी है, ये सब चेक होता है, है ना। एयरफोर्स का मेडिकल सबसे टफ गिनती होता है, है ना। तो सवेरे आप 6 बजे पहुंच गए थे, और कितने बजे वहाँ से निकले थे? सर वहाँ पे सर मतलब ग्रीन कार्ड लेके सर मैं 6 बजे वहाँ से भी निकल गया था। 12 घंटे दे दिया, है ना। देखिए, अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड का मतलब ये होता है, मैं दोबारा बताऊं, ग्रीन कार्ड मतलब ये नहीं होता कि आप फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं। ग्रीन कार्ड मतलब कि आपको हरी झंडी मिल गई है, आपने सारे टेस्ट पास कर लिए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी सीट है उतनी ही ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आपके नंबर कम है तो आपको स्टैंड बाय में रख दिया जाएगा, और बाद में ऐसी वैकेंसी होगी तो आपको उस पर बुलावा आएगा। यही है ना। तो अजीज के संग ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा नंबर है ना। तो फाइनल ज्वाइनिंग होने जा रहा है। ग्रीन कार्ड में ज्वाइन हो जाते हैं। अगर किसने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो अगर आपका ग्रीन कार्ड मिला है, किसी के नंबर कम है, उसको स्टैंड बाय में डाल दिया, तो बच्चों आपने अपने जो क्या बोलते हैं एयरफोर्स का ऑफिशियल है वेबसाइट है ना, वहाँ से कांटेक्ट करना है, पता करते रहना है
हो सकता है आपको जैसे वैकेंसी आपको बुला लिया जाए, है ना। और पढ़ना है, कोशिश करना है कि नंबर ज़्यादा लेकर के आने हैं, कि ये ऐसा लफड़ा ही नहीं रहे, है ना। चलिए, यहाँ तक सफ़र आपका है ना, फाइनल ग्रीन कार्ड आपके हाथ में मिल गया। यस जैसे ग्रीन कार्ड मिला, कॉल उसने कॉल किया था, सर ग्रीन कार्ड मिल गया, है ना। यस सर। तो खुशी की बात है ना, हम सब के लिए, हमारे लिए। मेडिकल में भी सर काफ़ी बच्चे आउट हुए हैं सर वहाँ पे। मेडिकल में तो ज़्यादा आउट होते सर 45 में बस सर 22 को ग्रीन, पहला दिन तो सर 45 में बस 12 को ग्रीन कार्ड दिया। हैं। दूसरा दिन 3 तारीख को मेरा था सर, तो उस दिन 22 को दिया, फिर अगले दिन 11 को ही दिया बस 45 में। बाकियों को रेफर कर देता है। यस देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन फाइनल नहीं रेफर भी किया तो घबराना नहीं है, आपको पॉइंट बताएगा कि भाई इस चीज़ में आपको पॉइंट दिया गया है। और फिर अलग अलग, क्योंकि जो मेडिकल कर रहे होते हैं उस टाइम वो क्या बोलते हैं, उसके एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि भाई ये जो चीज़ है ये मेरी समझ के बाहर है, तो वो जो उस स्पेशल केस है, इस स्पेशल चीज़ के जो डॉक्टर है, तो उसके बाद आपको रेफर करते हो सकता है आपको वहाँ जाने में डॉक्टर ओके कर दे, घबराइएगा नहीं। उसके बाद जहाँ रेफर करें वहाँ भी उस चीज़ को ठीक करा के देंगे, तो भी आप फिट हो सकते हैं। और दूसरा, तो बाई चांस किसी कारणवश अगर आप कहीं रुकते हैं तो हिम्मत नहीं हारिएगा। मैंने ये भी देखा है, एयरफोर्स में बच्चा एक बार मेडिकल में छट गया और रेफर में भी छट गया, लेकिन दूसरी बार गया तो वही बच्चा सिलेक्ट हो गया। यस सर। ऐसा होता है, ठीक है। रुकना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान में डटे रहिएगा तो जीतिएगा जरूर। तो अजेश, यस फाइनल अच्छी खासी तुमने, है ना, Yes, sir. बताइए कुछ और ऐसी बात जो तुम अपने दिल से कहना चाहोगे। सर मैं यही, अगर कोई इन फ्यूचर अगर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं सर कोई और बच्चे, तो मैं पहले बोलूँगा कि सर अपना फिजिकल और मेडिकल मतलब किसी दुर्घटना होने से बच के रहना चाहिए सर उन्हें। गुड। क्योंकि सर कोई भी सर्जरी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। हम लोग को सर ग्रीन कार्ड देने के बाद भी वो लोग बोले हैं कि तुम लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम पे भी प्री मेडिकल होगा। इसी कारण 3 मंथ अगर सतर्क रह सकते हो तो रहो, वरना उम्मीद मत रखना कि कोई भी सर्जरी के बाद हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये ध्यान सर। रखिएगा, डिफेंस सेक्टर से जाने के लिए आपको 2 चीजें बहुत ही सही होनी चाहिए। एक तो आपका बॉडी का मेडिकल कंडीशन, दूसरा आपका कैरेक्टर। अगर आप किसी भी तरह से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दाग लग गया तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और मेडिकल पास होने के बाद भी अगर आपको कहीं चोट चाट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप सर्जरी करा के जाते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां भी आपकी दोबारा से रीमेडिकल लिया जाएगा। सर्जरी हुआ तो एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा वो। तो जितने बच्चों का क्लियर हो चुका है, ग्रीन कार्ड हाथ में मिल चुका है, बच्चों घर से बाहर निकलना बंद, मोटरसाइकिल छूना बंद। मोटरसाइकिल छूते ही आप लोग वो क्या बनते हैं, धूम 3 वाला है ना। Yes. अभिषेक बच्चन बन जाते हैं, और कौन था कभी किसी में बहुत सारे आमिर खान। आमिर खान बन जाते हैं ना। 3 महीने तक फालतू लड़ाई झगड़े से दूर, अब घर पे बैठिए ना, एकदम घर से बाहर निकलिए ही मत। कैरेक्टर और मेडिकल को सेफ रखिए। दूसरा चीज, दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कहते हुए खराब लगता है, लेकिन दुनिया आपके सुख से दुखी है, ना कि आपके दुख से दुखी है। अगर आप अपने घर में 5 दिन से भूखे हैं, कोई नहीं बोलेगा। एक दिन घर में अच्छे खाने की खुशबू आ गई तो सारे बोलने लग जाए मोहल्ले वाले, अरे भाई क्या बात है, कौन सी लॉटरी लग गई है। जिसका भी ग्रीन कार्ड मिल गया है, बच्चों एकदम घर से मत निकलिए, और जरूरत हो तो निकलिए, फालतू कोशिश करिए बंद निकलिए। क्या पता कोई आपके पीछे लगा हो। मुझे लगता है कि अजेश की जो हमने इतनी बातें हुई, इस बातों से जितने स्टूडेंट्स हैं और जो तैयारी आगे करने वाले हैं, उनको इससे ज़रूर फायदा मिलेगा। और भी अगर कोई बच्चे के मन में कोई सवाल होता है तो मेरा नाम राजेश है, इंडियन डिफेंस अकेडमी की स्थापना मैंने की है, और मैं खुद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हम हमेशा तत्पर रहते हैं बच्चों की मदद के लिए। तो अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का पूरा एड्रेस आपको लिंक में बायो में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इंडियन डिफेंस अकेडमी पटना। मोबाइल नंबर से उन पर कॉल कर लीजिएगा, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। इतनी बातों के साथ अब इस वार्तालाप को खत्म किया जाए, है ना।